कोरोना के नए वायरस को लेकर देश और प्रदेश में बढ़ी सतर्कता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से सावधान रहने की अपील। कहा, देशवासियों का स्वास्थ्य सरकार की है उच्च प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश बना 16 करोड़ से अधिक टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और स्वास्थ्य कर्मियों की कर्तव्यनिष्ठा को दिया। प्रदेश के किसानों ने कृषि कानून रद्द किए जाने संबंधी विधेयक के पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। कहा, अब किसान आंदोलन की जरूरत नहीं, सभी किसान अपने घरों को वापस जाएं। बुजुर्गों की सहूलियत के लिए मोदी सरकार ने लिया एक और बड़ा फैसला। केंद्र ने रिटायर्ड लोगों की फेस रिकॉग्निशन तकनीक को किया लॉन्च। नमस्कार, मैं हूं अर्चना ब्रजेश और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में योगी सरकार ने कोविड-19 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। विदेश यात्रियों को लेकर सभी जिलाधिकारियों को आदेश देते हुए जरूरी तैयारी करने को कहा गया है। साथ ही केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों का प्रदेश में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को भी कहा गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को भेजे गए पत्र में जोखिम की श्रेणी में शामिल देशों से आने वाले यात्रियों और पर्यटकों को लेकर विशेष चौकसी बरतने को कहा है। इन देशों से आने वाले यात्रियों की कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें आइसोलेट करने की अलग व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा सभी एयरपोर्ट वाले जिलों में एक कोविड अस्पताल को विदेशी यात्रियों की आइसोलेशन सुविधा के लिए तैयार रखा जाएगा। उनकी स्वास्थ्य की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी और विदेशी यात्रियों से आगमन के 7 दिनों तक प्रतिदिन उनकी स्वास्थ्य की स्थिति फोन करके अथवा पहुंचकर पूछी जाएगी। कोरोना से बेहाल विश्व के सामने कोरोना वायरस के नए स्वरूप चिंता का सबब बन रहे हैं। इनमें शामिल है ओमिक्रॉन, जो कई देशों तक फैल चुका है और इसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चेतावनी जारी की है कि ये वायरस बेहद घातक हो सकता है। इसके लिए कहा जा रहा है कि ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है। हालांकि इस वायरस के व्यवहार और वैक्सीन के प्रभाव आदि को लेकर अध्ययन जारी है। कोविड-19 वायरस के नए प्रारूप ओमिक्रॉन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ये वायरस तेजी से फैल सकता है। इसके अभी तक 30 से ज्यादा म्यूटेशंस सामने आए हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि काफी घातक भी हैं। फिलहाल दक्षिण अफ्रीका में अस्पताल में भर्ती होने वाले संक्रमित लोगों की संख्या इस दौरान बढ़ी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के देशों से बचाव के उपायों को सख्त करने की सलाह दी है। We don't yet know whether Omicron is associated with more transmission, more severe disease, more risk of reinfections, or more risk of evading vaccines. Scientists at WHO and around the world are working urgently to answer these questions. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक बार फिर बचाव के लिए सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करने की अपील की। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। इधर भारत भी नए वायरस के म्यूटेशन को लेकर सतर्क हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दोबारा से गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत जोखिम वाले देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR की जांच अनिवार्य कर दी गई है, भले ही उनका टीकाकरण हो चुका हो या फिर उन्हें 72 घंटे पहले की नेगेटिव जांच दिखानी होगी। नेगेटिव होने पर भी 7 दिन के आइसोलेशन में रहना होगा। वहीं अन्य देशों से आने वाले यात्रियों की रैंडम जांच की जाएगी। नई गाइडलाइंस 1 दिसंबर से लागू होंगी। The new guidelines is that even those who are asymptomatic, they will also be tested. Those who are coming from at-risk countries. The reason is that initial 5-7 days the person may be asymptomatic. Otherwise also there may be large number of individuals who are completely asymptomatic but harboring this virus. DG CSIR ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका सहित यूरोप के देशों में तेजी से बदलते हालात को देखते हुए ये एक चिंता का विषय है। Omicron is what the WHO has designated to be
has accumulated more than 30 mutations, 26 of which are unique in the spike protein. It has not been observed in any other strains, alpha, beta, gamma, delta or something like that. So that's what actually is puzzling from the science perspective, that how did it accumulate so many mutations at once. वहीं महाराष्ट्र के डोंबिवली में दक्षिण अफ्रीका से लौटा एक शख्स कोरोना संक्रमित पाया गया है। फिलहाल वो अभी स्वस्थ है और उसमें कोई लक्षण नहीं दिखे हैं। वो पॉजिटिव है और एक रिस्की कंट्री से आए हैं, इसलिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए उसका स्वैब लिया गया है और स्वैब लेके रिपोर्ट अवेटेड है, रिपोर्ट अभी आया नहीं है। दूसरी ओर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में कोविड-19 के नए प्रारूप को लेकर चर्चा हुई। दिल्ली प्रदेश सरकार ने खतरे के मद्देनजर मुस्तैदी दिखाई है और आश्वस्त किया है कि अगर मामले बढ़ते हैं तो उसके लिए दिल्ली तैयार है। इसके अलावा दिल्ली में सभी कक्षाओं के लिए स्कूल एक बार फिर खुल गए हैं। दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश में भी पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं को 50% क्षमता के साथ खोल दिया गया है। हमने सोचा कि चलो बच्चे को स्कूल भेजना जरूरी है, तो इसलिए बच्चे को भेजा है। अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा कि स्कूल खुल चुके हैं, तो फिर अब हम आराम से ऑफलाइन पेपर्स हो सकते हैं। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक ही स्कूल की 43 छात्राएं कोविड से संक्रमित पाई गई हैं। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक वृद्धाश्रम में 67 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 59 लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका था। नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए लोगों को भी काफी सतर्क रहने की जरूरत है। बचे हुए लोग टीकाकरण जल्द से जल्द करवाएं, भीड़ भाड़ की जगहों से बचें, मास्क लगाएं और हाथों को साफ रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन दिए जाने पर इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन तथा कर्तव्यनिष्ठ स्वास्थ्य कर्मियों के अथक परिश्रम को समर्पित किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 16 करोड़ से अधिक टीके का सुरक्षा कवच प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्षित आयु वर्ग के जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया जाए, क्योंकि वैक्सीन कोरोना से बचाव का एक महत्वपूर्ण साधन है। कृषि कानून रद्द किए जाने पर हापुड़ जनपद के किसानों ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। जनपद के किसानों ने धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों से भी अपील की है कि वो धरना प्रदर्शन खत्म करते हुए अपने अपने घरों को वापस लौट जाएं और खेतों पर फिर से काम करना शुरू कर दें। गांव असौड़ा के किसानों का कहना है कि कृषि कानून किसानों के हित में था, लेकिन कुछ किसानों को इस कृषि कानून से दिक्कत थी और उन्हीं की परेशानियों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से वादा किया था कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। उसी वादे को पीएम ने कृषि कानून रद्द करके पूरा किया है। कृषि कानून को वापस लिया है, वो किसानों के हित में लिया है। ये बहुत सराहनीय है। हम चाहते हैं कि जितने भी किसान हैं इनकी स्वागत करें नरेंद्र मोदी जी का, और जितने भी किसान वहाँ बैठे हुए हैं वो अपने अपने घर जाए। इतना बढ़िया प्रधानमंत्री ना आने वाला है ना आएगा। और जो मोदी जी ने अपना वादा पूरा किया, जो उन्होंने कहा कि ये कानून रद्द होंगे, तो उन्होंने रद्द करा है। और जो किसान भाई वहाँ बैठे हैं वो अपनी जिद छोड़ के अपने घर जाए, अपने काम में लगे, और जो मोदी जी ने कहा है वो उन्होंने अपना काम करा है। ये जो कृषि कानून वापस हुए हैं तीनों, ये मोदी जी ने, ये किसानों के हित में थे वैसे तो, लेकिन मोदी जी ने अपना वादा निभाया है, वापसी करे हैं। और ये जो किसान वहाँ अभी रुके हुए हैं वो सब अपने घर को जाएं, अपने काम में लगें। इस निर्णय के लिए समूचा किसान वर्ग आज प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता है। और वहाँ अभी तक आंदोलित कुछ किसान भाइयों से ये आग्रह भी हम करना चाहते हैं, खुद किसान होने के नाते, कि आज जो कुछ तथाकथित किसान नेताओं की जो खामोखा की जिद थी प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद, कि वो अभी तक वहाँ बैठे हुए हैं, वो अपने अपने गांव, अपने खेतों पर वापस लौट जाएं। संसद के दोनों सदनों से कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित होने के बाद किसानों ने खुशी जताई है। मेरठ में किसानों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और अभी भी आंदोलन कर रहे किसानों से घर जाने की अपील की। एक साल से ऊपर हो गया किसानों को बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर किसान
जो ये 3 कृषि बिल थे इनकी वापस लेने की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे, धरना रद्द थे, बहुत बड़ा आंदोलन चला, बार बार किसानों की ओर सरकार की वार्ता हुई, लेकिन अंततः आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपना वादा था उनका कि तीनों कृषि बिल मैं किसानों के हित में वापस लेता हूं, उन्होंने जो घोषणा की थी उनका हमने स्वागत किया था और आज लोकसभा में भी जो बिल वापस हुआ है उससे किसान देश के बहुत खुश हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद आभार भी जताते हैं कि उन्होंने जो 1 साल से किसान आंदोलित थे उनकी मांग पूरी की। ये प्रधानमंत्री जी की बड़े समय के बाद, संघर्ष के बाद बड़ी अच्छी पहल की है किसानों के लिए, जो उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी है और किसान का बिल वापसी की शुरुआत की है। एक किसानों के लिए बहुत अच्छा संदेश है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, कृपया करके वो सभी अपने खेतों में काम पर वापसी जाएं और ये किसान के हित की ही सबसे दूसरी अच्छी शुरुआत होगी। जो बिल इन्होंने जो वापसी लिए हैं, किसानों के हित के बिल जो हैं, ये सब अच्छे तरीके से वापसी ले लिए हैं किसानों के प्रधानमंत्री जी ने। मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं और ये काम मैं चाहता हूं किसान भी जो हमारे बॉर्डर पे हैं और जो वहाँ टिके हुए हैं बहुत दिन से और उनकी भी कुछ हानियाँ हुई हैं, वे भी प्रधानमंत्री जी पूरा करेंगे। ऐसी सोच हम रखते हुए अपने घर को वापसी आए, अपनी खेती बाड़ी करें। प्रधानमंत्री जी ने जो किया है ये बहुत अच्छा किया है और इसके लिए किसानों के हित की बात है ये और आगे भी हित की होगी और इसलिए उन जो इतना बड़ा आदमी कोई वादा कर देता है उसे पूरा करता है और उन्होंने ये सब बात मान ली है हम लोगों की, किसानों की, और किसानों को अपने घर चले जाना चाहिए, अपना काम देखना चाहिए। शाहजहांपुर में कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए संसद में निरसन विधेयक 2021 पास होने के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि हम किसानों को अपनी बात समझा नहीं पाए, इसलिए आंदोलित किसानों की चिंता करते हुए हमारी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं। सुरेश खन्ना ने नगर निगम कार्यालय के भूमि पूजन, शिलान्यास और प्रेस क्लब के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि बीजेपी सरकार ने एक तोहफा यहां की जनता को, नगर पालिका को नगर निगम बनाकर दिया था और दूसरा तोहफा निगम के विशालकाय भवन का शिलान्यास करके दिया। इसके अलावा 2 करोड़ 30 लाख की लागत से बनी सूचना भवन एवं प्रेस क्लब संकुल भवन का उद्घाटन भी किया। किसानों के संबंध में जो तीनों कानून बने थे, यद्यपि सुप्रीम कोर्ट से उसके बारे में स्टे भी था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको वापस लेने की घोषणा की। बाद में कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया, उसे संसद में पेश किया गया और मैं समझता हूं कि ये अपने आप में एक ऐसा दिन है कि एक महत्वपूर्ण दिन कि जिस दिन काफ़ी दिनों से किसानों का कुछ गुट, कुछ लोग जो आंदोलित थे, उनको भी शांत करने की दृष्टि से और ख़ास उनको किसी प्रकार से अनरेस्ट न हो, इसके लिए ये कानून को वापस लिया गया और हर तरह से ये कोशिश की गई। यद्यपि उन्होंने समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मोदी जी ने भी और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी, जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने इस बात पर दुख प्रकट किया कि हमें इस बात का दुख है कि हम किसानों को अपनी बात ठीक प्रकार से समझा नहीं पाए और इसलिए उस कानून को वापस लिया गया। मैं समझता हूं कि अब किसी प्रकार का कोई अनरेस्ट नहीं है। अब सभी किसान भाइयों को किसी भी बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी अनरेस्ट के उनको अपने अपने काम में लगना चाहिए और जो विकास की धारा बह रही है उसमें उनको पूरी तरीके से सहयोग करना चाहिए। बुजुर्गों की सहूलियत बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। केंद्र ने रिटायर्ड लोगों की सुविधा के लिए फेस रिकॉग्निशन तकनीक को लॉन्च किया है। दरअसल रिटायर्ड कर्मियों को पेंशन जारी रखने के लिए हर साल लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है। हाल ही में मोदी सरकार ने डिजिटल तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था को आगे बढ़ाया था। अब एक और कदम आगे बढ़ाते हुए फेस रिकॉग्निशन तकनीक को लॉन्च किया गया। इससे 68 लाख केंद्रीय पेंशन कर्मियों को ईपीएफओ और राज्य सरकारों से पेंशन पाने वाले करोड़ों बुजुर्गों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ स्थित नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान शताब्दी समारोह में शामिल हुए।
इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने शताब्दी स्तंभ के अनावरण के साथ ही डाक टिकट एवं शताब्दी स्मारिका का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्राणी उद्यान लखनऊ की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीव जंतु ही नहीं बल्कि संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन्होंने वन विभाग को बधाई देते हुए कहा कि वन विभाग ने पिछले 5 वर्ष के दौरान 100 करोड़ वृक्षारोपण अभियान को पूरा करके बेहतरीन काम किया है। जो प्रकृति का जीवन चक्र है, इसमें केवल मनुष्य ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य उसका एक बहुत छोटा पार्ट है और एक दूसरे के प्रति हर जीव और जंतु निर्भर करता है। एक दूसरे पर उसका जीवन टिका हुआ है। मनुष्य अगर केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए शेष जीव जंतु के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करेगा तो खिलवाड़ एक दिन उसी के लिए भीषण संकट का कारक बनेगा। और इसलिए न केवल जीव जंतु को बल्कि संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा करना ये प्रत्येक नागरिक का दायित्व होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा वन विभाग को इस दिशा में जो किए गए विगत 5 वर्ष के दौरान किए गए प्रयास हैं। पहली बार हुआ है जब वन विभाग के द्वारा 5 वर्षों के दौरान 100 करोड़ वृक्षारोपण के एक बड़े अभियान को पूरा किया गया है। 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्षों में केवल 2 प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश में बन पाए थे, लेकिन इस दौरान एक नया प्राणी उद्यान भी गोरखपुर में स्थापित हुआ है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश के विभिन्न जिला न्यायालयों में पदासीन 15 न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। इनमें 11 अपर जिला जज, 2 जिला जज स्तर के न्यायिक अधिकारी और 2 सीजीएम स्तर के न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इनमें से 10 को समय पूर्व सेवानिवृत्ति देने के साथ उनकी पावर भी सीज कर दी गई है। बाकी 5 के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। ये फैसला पिछले सप्ताह इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लखनऊ पीठ के न्यायाधीशों की फुल कोर्ट बैठक में लिया गया। 11 अधिकारियों को नियम 56C के तहत निष्प्रयोज्य आंका गया है। इन सभी को दोषी ठहराए गए न्यायिक अधिकारियों पर अपने आचरण से विभाग की छवि को भी प्रभावित करने का आरोप है। बिटकॉइन को करेंसी के तौर पर मान्यता देने की केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सरकार का बिटकॉइन को देश में करेंसी के तौर पर मान्यता देने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार बिटकॉइन को लेकर किए जाने वाले ट्रांजैक्शन का कोई डेटा नहीं रखती। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर के चारों कोनों पर 4 मंदिरों का निर्माण होगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चारों तरफ बनने वाले परकोटों के भीतर इन मंदिरों का निर्माण किया जाएगा। इन मंदिरों में किसकी मूर्ति स्थापित होगी, इस पर राम मंदिर ट्रस्ट विचार मंथन कर रहा है। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक में राम मंदिर निर्माण के अलावा परिसर के 70 एकड़ जमीन के मास्टर प्लान पर चर्चा हो रही है। पहले दिन की बैठक में राम मंदिर निर्माण की चरणबद्ध स्थिति के अलावा पूरे राम जन्मभूमि परिसर में क्या क्या और कहां निर्माण होना है, इस पर विचार विमर्श हुआ। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में बैठक हुई। मंदिरों के आकार के चारों कोनों पर 4 मंदिरों का आकार परकोटे में निर्माण किया जा रहा है। अब वो मंदिर क्या होगा ये इस पर चर्चा नहीं है अभी, लेकिन मंदिर के आकार में परकोटे का निर्माण हो रहा है। चारों कोनों पर 4 मंदिर का आकार। रास्ता प्रवेश का एक ही रहेगा, निकास का एक रास्ता रहेगा। अब इमरजेंसी आदि के लिए अलग रास्ते रहेंगे, लेकिन आने जाने का तो 2 ही रास्ता अंदर रहेगा दर्शन का। जो हो रहा है और जो भविष्य में होना है इस पर अधिक चर्चा हुई। मेटीरियल कितना आना है, कितना आ गया, कौन सी स्टेज पर कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, ये बार बार रिव्यू करना पड़ता है।
दूसरी बात 70 एकड़ का लैंडस्केप कैसा होगा, प्लांटेशन कैसा होगा, ऐसी बातों पर आज विस्तार से चर्चा हुई है। कल 70 एकड़ के और मास्टर प्लान पर चर्चा हुई। हरदोई में भारतीय सेना के मरणोपरांत अशोक चक्र विजेता स्वर्गीय लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष उदय गौर, जिन्होंने कश्मीर में 4 आतंकवादियों को एक घटना में 1994 में मार गिराया था, उनकी मूर्ति का अनावरण युद्ध सेवा मेडल प्राप्त सिख लाइट रेजिमेंट सेंटर फतेहपुर के ब्रिगेडियर हरबीर सिंह ने अशोक चक्र विजेता हर्षोदय सिंह पार्क में किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उनके देश के प्रति त्याग से लोगों को प्रेरणा देने के लिए जिलाधिकारी हरदोई आवास के सामने बनाए गए पार्क में उनकी मूर्ति की स्थापना की, जिससे उनके द्वारा किए गए राष्ट्र सेवा के कार्य के लिए लोग उन्हें याद करें। सिख लाइट रेजिमेंट सेंटर फतेहपुर के ब्रिगेडियर हरवीर सिंह ने मूर्ति का अनावरण करते हुए कहा कि सेना को हर्षोदय सिंह पर गर्व है। सैनिकों को हर पल चुनौतियों का सामना करना होता है। कश्मीर की लड़ाई में गोलियों का सामना करते हुए अपनी आहुति दे चुके शहीदों के प्रति जनता में सम्मान से सैनिकों का मनोबल बढ़ता है और वो देश के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज हरदोई के सपूत वीर शहीद और अशोक चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षोदय सिंह गौर की सम्मान में उनकी प्रतिमा का यहाँ पर उनके नाम पर जो पार्क बनाया गया है वहाँ पर स्थापना की गई और हमारे ये वीर बलिदानी सन 1995 में इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। तब से आज तक हमारा जनपद उनकी इस मूर्ति स्थापना के इंतज़ार में था और आज वो शुभ दिन आया है जबकि फतेहगढ़ के सिख लाइट सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर हरवीर सिंह साहब युद्ध सेवा मेडल सेना मेडल ने आकर के इनकी मूर्ति का अनावरण किया। ललितपुर जनपद के तुवन मैदान में देश के कोने कोने से आए हस्तशिल्प के कलाकारों द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शिल्प कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किए जा रहे इस हस्तशिल्प आयोजन के माध्यम से छोटे छोटे हुनरमंद कलाकारों द्वारा तैयार की गई कलाकृतियों जैसे लकड़ी के उत्पाद, पकवान, अचार, कैंडी, खिलौने, कश्मीर की पश्मीना शॉल, कोलकाता की साड़ी, हैंडलूम के कपड़े सहित स्थानीय व्यंजनों को लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। महोत्सव में जहां देश भर की कला एक जगह पर देखने का अवसर मिल रहा है, वहीं लोग उत्पादों की खरीद करके कारीगरों को प्रोत्साहित करने का बड़ा काम भी कर पा रहे हैं। हस्तकला शिल्प अपने यहाँ लगा हुआ है। यहाँ पर हम बहुत सारी तरह की हस्तकला देख रहे हैं और उनको खरीद रहे हैं और ये प्रोत्साहन दे रहे हैं। हमारे भारत में सूती का बहुत महत्व है। यहाँ पर सूती उद्योग के कुर्ते वगैरह सब मिल रहे हैं। यहाँ पे ललितपुर में जो हमारा महोत्सव लगाया गया है, इसमें हमको अभी बच्चों के सहारनपुर के खिलौने हम अपने हाथों से बनाते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। हम जब से यहाँ आए, अभी तो हमारा मेला स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे भी हमको खरीदारी भी रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है और आगे चल के अगर हमारे नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसे हमको आने का आयोजन मिलता रहेगा तो हम हर बार उनका धन्यवाद देते हैं कि हमको कारोबार मिल गया उनकी वजह से। आज़ादी के अमृत महोत्सव के प्रधानमंत्री के कहने पर हम इस तरह के फैब्रिक लाए हैं। कलकत्ता हैंडलूम की साड़ियाँ हैं, जैसे कांजीवरम है, साउथ सिल्क है और भी कई तरह की बनारसी हैंडलूम की साड़ियाँ हैं जो हाथ से बुनकर लोग बनाते हैं और कई तरह के प्रोडक्ट हैं जो हमारे पास चलते रहते हैं और इसको कस्टमर खरीद रहे हैं काफ़ी अच्छी तरीके से और इसको समझ रहे हैं, परख रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक कार्यक्रम चल रहा है, उसी के तत्वाधान में हमने भी एक प्रयास किया है, एक प्रदर्शनी लगाई है जिसमें अनेक राज्यों के कश्मीर है, कलकत्ता है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है और कई प्रदेशों से हमारे प्रोडक्ट आए हैं और उन छोटे छोटे हुनरमंदों को हमने यहाँ स्पेस दिया है जो कि अपना हुनर दिखा रहे हैं और लोगों को लोग जो भी हैं वो भी उनको काफ़ी प्रोत्साहन दे रहे हैं।
मथुरा में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 63 योजनाओं का प्रशिक्षण मथुरा की केनरा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिया जा रहा है। इसके तहत मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के विग्रहों के लिए मुकुट, आभूषण और पोशाक बनाने का प्रशिक्षण देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लाभार्थियों ने बताया कि इस योजना में प्रशिक्षण प्राप्त करके वो आत्मनिर्भर बनने के साथ ही घर परिवार के खर्चों में भी हाथ बटा रहे हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया जाता है और ऋण के लिए केनरा बैंक और जनपद के अन्य बैंक पूरा सहयोग देते हैं। प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों को भोजन और छात्रावास में रहने की सुविधा भी दी जाती है। हमने एक समूह बनाया है, ब्रज महिला मंडल स्वयं सहायता समूह। हम बचत के पैसे मीटिंग करते हैं, उस बचत के पैसे उससे मुकुट का सामान लाते हैं, वृंदावन से जब तैयार करते हैं घर पर। जो बेरोजगार युवा होते हैं, जो अभी कॉलेज पढ़ के आए हैं या नहीं भी पढ़े हैं और कोई हाथ का काम करना चाहते हैं, जैसे कोई बिजली का काम कर रहा है किसी की दुकान पे, कोई टीवी मैकेनिक का काम कर रहा है, तो ये क्या करते हैं, हमारा बैंक केनरा बैंक RCT करके एक संस्था है जिसमें ऐसे युवकों और युवतियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें तकरीबन 45 तरह के इसमें प्रोग्राम चलते हैं, जिसमें ब्यूटी पार्लर है या आपका सिलाई कढ़ाई का है औरतों के लिए, और पुरुषों के लिए आपका टीवी मैकेनिक हो गया या आपका साइकिल रिपेयर हो गया या आपका AC फ्रिज रिपेयर हो गया। इस तरह के कई कार्यक्रम हैं। तो जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो अपना RCT में कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे डायरेक्टर साहब से, और जब भी उनका वो प्रोग्राम चलेगा तो वो उसमें शामिल करके उनको ट्रेनिंग दे दी जाएगी। समाचारों में देखते हैं दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के एक खास प्रोग्राम के बारे में। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD News UP पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD News UP पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। कोरोना के नए वायरस को लेकर देश और प्रदेश में बढ़ी सतर्कता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से सावधान रहने की अपील। कहा, देशवासियों का स्वास्थ्य सरकार की है उच्च प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश बना 16 करोड़ से अधिक टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और स्वास्थ्य कर्मियों की कर्तव्यनिष्ठा को दिया। प्रदेश के किसानों ने कृषि कानून रद्द किए जाने संबंधी विधेयक के पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। कहा, अब किसान आंदोलन की जरूरत नहीं, सभी किसान अपने घरों को वापस जाएं। बुजुर्गों की सहूलियत के लिए मोदी सरकार ने लिया एक और बड़ा फैसला। केंद्र ने रिटायर्ड लोगों की फेस रिकॉग्निशन तकनीक को किया लॉन्च।